बैंकिंग गुरु चैनल में आपका स्वागत है। आज आप अपनी इस वीडियो में डिजिटल करेंसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सीबीडीसी के नाम से जो अभी प्रचलित हो रही है उसके बारे में बात करेंगे। पहले देख लेते हैं कि इस समय मोड ऑफ ट्रांजैक्शंस क्या है, ट्रांसफर ऑफ फंड्स हम कैसे करते हैं। एक तो कैश है, जैसे हम कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो कैश से कर लेते हैं। दूसरा हमारा यूपीआई के थ्रू, जैसे गूगल पे करते हैं, पेटीएम करते हैं, हम यूपीआई के थ्रू भी ट्रांजैक्शंस कर लेते हैं। तीसरा है इंटरनेट बैंकिंग, उसके थ्रू हम ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि डिजिटल करेंसी की जरूरत क्यों पड़ी। उसके लिए हमें समझना पड़ेगा जो डिफरेंस 3-4 तरह की जो एग्जिस्टिंग ट्रांजैक्शंस हैं उसमें डिफरेंस और डिजिटल करेंसी में डिफरेंस अगर हम समझेंगे तभी हमें मालूम चलेगा कि डिजिटल करेंसी की सेंट्रल बैंक को इंट्रोड्यूस करने की जरूरत क्यों पड़ी, जो उन्होंने 1 नवंबर 22 से इंट्रोड्यूस किया है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सीबीडीसी, जो शॉर्ट में जिसे बोला जाता है। एक एक करके तीनों को चारों को समझते हैं। पहले कैश को ही लेते हैं। जब हम कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, किसी को 500 का नोट देते हैं, तो वो उसमें 3 पार्टीज इन्वॉल्व रहती हैं। जिसने माल खरीदा, जिसको माल बेचा और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। माल खरीदा, उसके अगेंस्ट 500 रुपए का नोट दिया, जिससे खरीदा उसको 500 का नोट दे दिया। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वो जो 500 का नोट है, जो पेपर करेंसी है, उसके पास वो गारंटी करता है कि हम आपको इस नोट के अगेंस्ट 500 रुपए की वैल्यू गारंटी करते हैं। यह हम सबको समझ आता है। दूसरा लेते हैं यूपीआई पे या गूगल पे। उसमें क्या होता है, कोई चीज हमने ए ने खरीदी, बी को बेची, बी ने यूपीआई के थ्रू, गूगल पे के थ्रू पेमेंट कर दी ए को। अब उसमें 5 पार्टीज इन्वॉल्व हो जाती हैं। जो बायर है बी, उसने पेमेंट की गूगल पे यूपीआई के थ्रू, उसका अकाउंट से एचडीएफसी में है। दूसरी पार्टी एचडीएफसी हो गई। जिसने बेची थी ए, उसका अकाउंट स्टेट बैंक में है। थर्ड पार्टी हो गई स्टेट बैंक। जिसने बेची ए, वो फोर्थ पार्टी हो गई। अब एचडीएफसी और स्टेट बैंक के बीच में सेटलमेंट करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फिर आ जाता है, जो कॉमन अकाउंट मेंटेन करता है डिफरेंट बैंक्स के। तो ये 5 पार्टीज को मिलके, जैसे ही हम एक गूगल पे यूपीआई की ट्रांजैक्शन करते हैं तो 5 पार्टी उसमें इन्वॉल्व हो जाती हैं। अब ऐसा नहीं है कि हर ट्रांजैक्शन पे अगर एचडीएफसी के थ्रू पे हुआ, एसबीआई को देना है, तो हर ट्रांजैक्शन पे एचडीएफसी और एसबीआई जो है अपना अकाउंट सेटलमेंट करेंगे। होता क्या है, एंड ऑफ द डे या से 2 घंटे 4 घंटे के डिफरेंस पे वो अपने अकाउंट सेटलमेंट कर लेते हैं। टोटल ट्रांजैक्शन 100 करोड़ की हुई एसबीआई की तरफ से, एचडीएफसी की तरफ से 50 करोड़ की ट्रांजैक्शन हुई, तो वो नेट करके 50 करोड़ रुपया जो है एचडीएफसी स्टेट बैंक को दे देता है। लाइक दैट दे सेटल द अकाउंट्स। और अकाउंट कहां सेटल होते हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जो अकाउंट खोले जाते हैं सभी बैंकों के, वहां पर ये अकाउंट सेटल होते हैं। ये हो गया दूसरा तरीका जब हम यूपीआई गूगल पे के थ्रू करते हैं। तीसरा हो गया इंटरनेट बैंक। किसी बैंक का भी इंटरनेट बैंक के थ्रू हम ट्रांजैक्शंस करते हैं, वहां भी यही होता है। अगर हम विद इन द बैंक ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो पार्टी ए, पार्टी बी और वो बैंक इन्वॉल्व रहता है। एक के खाते से पैसे निकाल के दूसरे के खाते में पैसे देता है। अगर दोनों पार्टीज का डिफरेंट बैंक्स में अकाउंट है तो 4 पार्टीज उसमें इन्वॉल्व हो जाती हैं। वहां भी बैंक टू बैंक सेटलमेंट करने के लिए रिजर्व बैंक का रोल आ जाता है। तो ये हो गया अभी तक 3 तरह की जो हम ट्रांजैक्शंस एग्जिस्टिंग कर रहे हैं। अब क्या डिफरेंस आएगा जब हम डिजिटल करेंसी इंट्रोड्यूस कर लेंगे। दिस विल बी इक्वल टू द कैश। डिजिटल करेंसी हमारे पास है, हमने परचेज की, हमने फिजिकल कैश या इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू डिजिटल करेंसी परचेज की रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। ए ने बी को पेमेंट करनी है, हमारे पास डिजिटल करेंसी है, हम उसको पेमेंट कर देंगे।
जैसे हम फिजिकल फॉर्म में कैश पेमेंट करते हैं, इसी तरह फिजिकल फॉर्म में हम डिजिटल करेंसी की पेमेंट भी कर सकते हैं। 3 पार्टी ही उसमें भी इन्वॉल्व रहेंगी, क्योंकि हम डिजिटल करेंसी परचेज कर रहे हैं आरबीआई से, तो वो दोनों केस में इन्वॉल्व रहता है। बाकी केसेस में इवन इफ वी से दीज ट्रांजेक्शंस आर रियल टाइम ट्रांजेक्शंस, बट फिर भी स्प्लिट ऑफ द सेकंड वहां पर एक डिफरेंस रहता है, क्योंकि ट्रांजैक्शन पार्टी ए टू पार्टी बी, एक बैंक टू पार्टी बी टू बैंक टू पार्टी बी आते आते एक फ्रैक्शन ऑफ द सेकंड जो है वो होती है। इसलिए रियल माने में रियल टाइम ट्रांजैक्शन नहीं होती है, और उनमें डिफरेंट पार्टीज का क्रेडिट रिस्क भी इन्वॉल्व रहता है। से अभी हम 50-100 करोड़ की बजाय अगर 1000 करोड़ की बात करते हैं, तो 2 बैंकों में आपस में इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, उनकी क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए बैंकों की, कि वो 1000 करोड़ की ट्रांजैक्शन करें, जो हर केस में पॉसिबल नहीं होता। अब डिजिटल करेंसी में क्या होगा, क्योंकि सिर्फ 3 पार्टीज इन्वॉल्व होंगी, ए, बी और आरबीआई। इमीडिएट रियल टाइम, जैसे कैश के केस में ट्रांजैक्शन होती है, इसी तरह डिजिटल करेंसी की ट्रांजैक्शन भी इमीडिएट हो जाएगी। अब जहां फीचर्स की अगर बात करें, तो डिजिटल करेंसी जैसे नाम से पता है डिजिटल रहेगी, डिजिटल फॉर्म में हमारे पास रहेगी। जो डिसएडवांटेजेस फिजिकल करेंसी के हैं वो इसके साथ एसोसिएटेड नहीं रहेंगे। हमें मालूम है तकरीबन 4000 से 5000 करोड़ हर साल गवर्नमेंट को फिजिकल करेंसी प्रिंट करने के लिए लगाने पड़ते हैं। अगर हमारा डिजिटल करेंसी इंट्रोड्यूस होता है तो टू सम एक्सटेंट ये पैसा भी आरबीआई को कम करना पड़ेगा। सेकेंडली, फिजिकल करेंसी को स्टोर करने के लिए हमें जो एक्सपेंडिचर लगता है या जो बॉदरेशन लगती है वो डिजिटल करेंसी के केस में नहीं होगी। फिजिकल कैश आपने से 1 करोड़ रुपया फिजिकल कैश को स्टोर करना है, तो आपको उसको स्टोर करने के लिए चेस्ट चाहिए, गार्ड चाहिए, या ट्रांसमिट करना है एक जगह से दूसरी जगह तो वैन चाहिए, सारा सिस्टम अवेलेबल होना चाहिए। वेयर एज डिजिटल करेंसी के केस में वो डिसएडवांटेजेस फिजिकल कैश की मूवमेंट के नहीं रहेंगे। देन आरबीआई सेज कि ये लीगल टेंडर होगा, डिजिटल करेंसी विल बी लीगल टेंडर। जैसे हम नॉर्मल कैश ट्रांजैक्शन करते हैं इसी तरह ये भी होगा। देन वैल्यू भी उसकी 1 रुपए की डिजिटल करेंसी के बराबर, 1 रुपए का फिजिकल करेंसी और 1 रुपए का डिजिटल करेंसी बराबर रहेंगे। देन उनकी चेंजेबिलिटी, आप फिजिकल करेंसी से डिजिटल और डिजिटल करेंसी से फिजिकल फ्रीली उसको कर सकते हैं। जैसे हम एटीएम में जाते हैं, अपने अकाउंट से फिजिकल कैश निकालते हैं, इसी तरह ऐसी मशीन्स होंगी जहां पर जाकर हम फिजिकल कैश या हमारे बैंक अकाउंट्स में जो कैश पड़ा है उसको डिजिटल करेंसी में कन्वर्ट कर सकेंगे। जो डिजिटल करेंसी की थीम है ये कहां से आ रही है? बिटकॉइन के जो क्रिप्टो करेंसी है उसकी इंट्रोडक्शन से जो डिमांड रेज हुई कि ऐसी कुछ करेंसी होनी चाहिए जो कि डिजिटली जिसको सर्कुलेट किया जाए। पॉपुलैरिटी को देख के दी सेंट्रल बैंक हैव सेड इट कि हम अपनी डिजिटल करेंसी लेके आएंगे। लेकिन जो डिसएडवांटेजेस क्रिप्टो करेंसीज के हैं वो इसके नहीं रहेंगे, क्योंकि वॉलेटिलिटी ऑन द वैल्यू जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, और जो कंट्रोल सिस्टम्स हैं बिटकॉइन के क्रिप्टो करेंसी के वो एसोसिएटेड नहीं रहेंगे डिजिटल करेंसी के साथ, क्योंकि इट विल बी बैक्ड बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन केस ऑफ इंडिया। अब वही थीम, क्योंकि बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे चलती थी, उसी टेक्नोलॉजी को यूज करके आरबीआई जो है ये डिजिटल करेंसी लेके आ रहा है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है वो भी समझना जरूरी है। जो बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी है पब्लिक ब्लॉकचेन यूज करके उसको लाया जाता है, मीनिंग देयर बाय कि एवरीबॉडी कैन असेस कि ए बी सी जिसने ट्रांजैक्शन की है द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स में वो सब हम देख सकते हैं। वेयर जो डिजिटल करेंसी रहेगी वो प्राइवेट परमिशन ब्लॉकचेन पे रहेगी, उसको एवरीबॉडी को एसेस नहीं होगी कि ये ट्रांजैक्शंस का लॉग देखने की या ट्रांजैक्शन की पूरी हिस्ट्री देखने की, ए टू बी टू सी कहां कहां जा रही है। बट क्योंकि
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास ये इंफॉर्मेशन होगी एट ए लेटर स्टेज, इस चीज को हम नकार नहीं सकते कि फाइनेंशियल अथॉरिटीज से, इनकम टैक्स, सेल टैक्स या एनी जीएसटी अथॉरिटीज इस इंफॉर्मेशन को विद द परमिशन ऑफ गवर्नमेंट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से एसेस कर सकते हैं। ये हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। अब गवर्नमेंट के हिसाब से, आरबीआई के हिसाब से, दिस डिजिटल करेंसी विल नॉट बी रिप्लेसिंग द यूपीआई और एग्जिस्टिंग करेंसी, इट विल बी सप्लीमेंटिंग दीज टू फॉर्म्स ऑफ करेंसी सर्कुलेशन। फिजिकल करेंसी, यूपीआई पेमेंट जो भी एक फॉर्म का डिजिटल करेंसी है, एंड डिजिटल करेंसी, ये तीनों साइड बाय साइड चलेंगे। जो बेनिफिट्स बताए जा रहे हैं डिजिटल करेंसी के, कि बैंक में अकाउंट होना जरूरी नहीं है। डिजिटल करेंसी को स्टोर करने के लिए 2 इंस्ट्रूमेंट चाहिए, चाहे वो लैपटॉप है, चाहे आपका मोबाइल है, जो भी जहां पर भी डिजिटली हम स्टोर कर सकते हैं, दैट इंस्ट्रूमेंट इज रिक्वायर्ड एंड फिजिकल अकाउंट एट द बैंक इज नॉट रिक्वायर्ड। जब डिजिटल करेंसी अच्छी सर्कुलेशन में हो जाएगी तो गवर्नमेंट इज थिंकिंग कि जितना फाइनेंशियल इंक्लूजन की सब्सिडीज हैं वो डायरेक्ट विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द बैंक्स बेनिफिशियरीज के अकाउंट में जा सकेंगी रियल टाइम बेसिस। रियल टाइम मींस रियल टाइम। इमीडिएटली हमें इसका, जैसे डिजिटल करेंसी इंट्रोड्यूस हुई है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, उसका बेनिफिट दिख रहा है। पहले सेटलमेंट जहां T+1 बेसिस पे होती है, अब सेटलमेंट T+0 बेसिस पे होगी, क्योंकि पार्टी ए हैज परचेज डिजिटल करेंसी, पेमेंट इज टू बी मेड टू द पार्टी बी, और इमीडिएटली वो ट्रांजैक्शन रियल टाइम में हो जाएगी। नो बैंक विल बी इन्वॉल्व इन दैट ट्रांजैक्शन। डिजिटल करेंसी का एक और फायदा, क्योंकि दिस इज नॉट कंट्रोल्ड बाय जियोग्राफीज, ये नहीं है कि इंडिया की रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की डिजिटल करेंसी सिर्फ इंडिया में सर्कुलेट होगी, इट कैन बी एनीवेयर। तो इनडायरेक्टली आरबीआई इज ट्राइंग कि रुपी को इंटरनेशनलाइज किया जाए और इवन इंपोर्ट एक्सपोर्ट की ट्रांजैक्शंस इंपोर्टर एंड एक्सपोर्टर डिजिटल करेंसी के थ्रू कर सकें, और इंडियन रुपी जो है वो इंटरनेशनलाइज हो जाए लाइक अदर करेंसीज। डॉलर है, यूरो है, इस तरह इंडियन करेंसी को भी करने की कोशिश की जा रही है। सिमिलरली जो क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस हैं, जो रेमिटेंसेस फॉरेन कंट्री से आती हैं या यहां से भेजी जाती हैं, उनको भी डिजिटल करेंसी के थ्रू करना आसान हो जाएगा, रियल टाइम बेसिस पे हो जाएगा। दैट इज आल्सो ए एडेड एडवांटेज। एंड द गवर्नमेंट सेज ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम करप्शन को रिड्यूस करने के लिए, मनी लॉन्ड्रिंग को रिड्यूस करने के लिए डिजिटल करेंसी कैन प्ले ए बिग रोल, जैसे जैसे इसकी एक्सेप्टेबिलिटी मार्केट में बढ़ती जाएगी। अगर बैंक्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बैंकर्स को, छोटे ट्रेडर्स को फाइनेंस करने में सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि उनकी ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड नहीं होती। अब डिजिटल करेंसी के थ्रू जितनी ट्रांजैक्शंस होंगी उनका रिकॉर्ड होगा, बेस्ड ऑन दैट रिकॉर्ड दे कैन आस्क द बैंक्स फॉर द वर्किंग कैपिटल फंड्स। जस्ट इमेजिन, इस समय 30 ट्रिलियन रुपीज सर्कुलेशन में है, मनी सर्कुलेशन। अगर ये डिजिटल करेंसी लाइक यूपीआई अगर पॉपुलर हो जाती है तो कितना बेनिफिट गवर्नमेंट को होगा, क्योंकि वो प्रिंटिंग का फायदा उठाएंगे, प्रिंटिंग कॉस्ट कम होगी। कितना बेनिफिट जनरल पब्लिक को होगा, क्योंकि कैरी इन्वॉल्व से कॉस्ट। ये कुछ डिफरेंसेस हैं डिफरेंट मोड्स ऑफ रेमिटेंसेस के। अगर हम डिफरेंसेस को समझेंगे तो हम यूसेज ऑफ डिजिटल करेंसी एंड कंपल्शंस फॉर द गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस दिस डिजिटल करेंसी अच्छी तरह से समझ पाएंगे। देयर आर मेनी अदर एस्पेक्ट्स इन्वॉल्व विद दिस डिजिटल करेंसी आल्सो। एक वीडियो में सारे कवर करना मुश्किल है। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हो तो यू आर वेलकम, वी विल ट्राई टू आंसर दोज क्वेश्चन, दोज क्वेरीज, so that when this digital currency is in circulation, we as a retailer should be ready to use it and understand the risks. Yes, जब रिस्क की बात हो रही है तो वन रिस्क विल रिमेन, जहां भी डिजिटल करेंसी हमने स्टोर की है उस इंस्ट्रूमेंट की हैकिंग, उस इंस्ट्रूमेंट्स का मिसयूज तो डेफिनेटली हो सकता है। टू दैट एक्सटेंट देयर इज ए रिस्क इन द डिजिटल करेंसी।
Other than that, we are seeing all the advantages which the wholesalers, the retailer, the government, the corporate, सबको डिजिटल करेंसी को यूज करके बेनिफिट्स ही मिलेंगे. Thank you very much for watching this video on CBDC, Central Bank Digital Currency. If required, we will be coming out with another video on digital currency with lot more clarifications and aspects of the digital currency. Thank you.